बच्चों, आसपास के पेड़ देख रहे हो? एक समय में यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारे आई बाबा ने बचपन में यहाँ पौधे लगाए जो आज छायादार वृक्ष बन गए हैं। इंसान को छांव दे रहे हैं, पंछियों को घर दे रहे हैं। उसी तरह आज जो पौधे तुम लगा रहे हो, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी उनकी छांव में खेलेंगे और फिर एक दिन वो भी पौधे लगाएंगे और यहाँ हरियाली बना रहने का सिलसिला यूं ही चलते रहेगा। हाँ साई, हमें पौधे लगा के बहुत अच्छा लगा और हम इनका हर दिन ध्यान रखेंगे। साई, आपकी मदद से पहले ही दिन सब बच्चे खुश होकर गए। बहुत कुछ सीखने में मिला उन्हें आज। अच्छे काम रुकने नहीं चाहिए प्रहलाद। जिस तरह ये पौधे लगा रहे हैं जो आगे चल के छायादार वृक्ष निकलेंगे, उसी तरह तुम भी ज्ञान के बीज बोने का नेक काम कर रहे हो, जिनसे बच्चों का भविष्य निखरेगा। साई, मैं भी पौधा लगाने में मदद करता हूँ। प्रहलाद दादा, आप खाद मत डालिए, आपके कपड़े मैले हो जाएंगे। तो क्या हुआ? इतने महंगे कपड़े आपके, कहीं से भी मिट्टी का दाग लगा तो सब बेकार हो जाएंगे। ये काम हमें करने दीजिए। आपने हमारे बस्ती के बच्चों की मदद की, हमें उसके बदले में इतना तो करने दीजिए। मैं पौधा लगा देता हूँ। नहीं प्रहलाद दादा, आप रहने दीजिए, कांटा छुप जाएगा। हम कर देंगे, हमें तो आदत है। अब ये क्या बात हुई? मुझे कोई कुछ काम करने ही नहीं दे रहा। मेहनत का काम मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, ये मेरे लापरवाही से हुआ है, लेकिन मैं भी कर सकता हूँ। इतना काबिल तो समझो तुम सब मुझे। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। मैं उतना ही खास हूँ और उतना ही आम हूँ जितने तुम सब। इसीलिए मुझे ऐसा मत महसूस कराओ कि मैं अचानक इस धरती पे आ गिरा हूं। जब तक तुम लोग ही मुझे अपने जैसा नहीं समझोगे, तो मैं वो सारी चीजें कैसे कर पाऊंगा जो मेरे बाबा करते हैं। देखा है ना, मेरे बाबा झिपरी आत्मा के साथ कभी अलग व्यवहार नहीं करते। बस ऐसे ही हमें एक दूसरे के साथ रहना है। साई, साई, साई जल्दी आइए। हरी पेड़ से नीचे गिर गया है और उसे बहुत सारी चोटें आई हैं। चलो। चेतन के बाबा गिर गए। चेतन बहुत परेशान होगा। साई, देखिए ना क्या हो गया इनको। पूजा के लिए आम के पत्ते चाहिए थे, नीचे के पत्ते सूखे हुए थे तो ये पेड़ पे चढ़ गए। अचानक से डाली टूट गई और ये बाबा का ठीक हो जाएगा ना साईं? चिंता मत करो चेतन, कुछ नहीं होगा आर्या को। जब बाकी चोटें भी आप अपने चमत्कार से ठीक कर दीजिए। कुछ चोटें समय के साथ ही ठीक होंगी। हरि को कुछ दिन आराम करने दो। मैं बाबा की अच्छे से सेवा करूंगा। जब तक वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाते, उन्हें कोई काम नहीं करने दूंगा। चेतन, तुम किसी चीज की चिंता मत करना।
बाबा को आज किसी काम से नगर जाना पड़ा है, लेकिन उनकी जगह मैं हूं। जो भी जरूरत हो मुझसे कह देना। दान धर्म करने कहा जा रहा है अब? नहीं आई, ये दान के लिए नहीं है। वो भीमा काका को चोट लगी है ना, ये खाना मैं उनके लिए लेके जा रहा हूँ। क्या पाप किया था मैंने जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है? राजा अभी भी समय है, सुधर जा। अपने पिता के जैसे जिंदगी बर्बाद मत कर। तो अब बड़ा हो रहा है, पैसे की कीमत कब समझेगा? पैसे ऐसे ऐसे लुटाने के लिए नहीं होते हैं, अपने लिए भी थोड़े रखने चाहिए, भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो। आई मैं आगे जाके कोई काम करूंगा तो कुछ ना कुछ पैसा आएगा, फिर चिंता करने की क्या बात है। पर हाँ, बस पैसा कमाने के लिए मैं वैद्य नहीं बनना चाहता। तो मत बन। आ, इधर आ, बैठ। कल मैंने ससुर जी को हाँ तो कह दिया था, फिर मैंने सोचा कि अंग्रेजी दवाइयों के जमाने में वैद्य के पास जाता ही कौन है? किसी की दुकान नहीं चल रही है। अब जमाना बदल रहा है राजा। मेरी बचपन की एक सहेली है जिसका पति इंजीनियर है, शहर में बिजली के काम करता है। क्या कमाई है, क्या इज्जत है उसकी। राजा तू इंजीनियर बनेगा। मैंने सोचा है बंबई में किसी बड़े कॉलेज में तेरा दाखला कराऊंगी ताकि तू एक कामयाब इंजीनियर बने और खूब पैसे कमाए। आजोबा वैद्य बनाना चाहते हैं और आप कह रही हो कि इंजीनियर। मैं करूं क्या? मेरा निर्णय अटल है। तू वैद्य बनेगा, हमारे घर की विरासत तो आगे बढ़ाएगा। लेकिन अपने बेटे के भविष्य का निर्णय लेने का अधिकार मुझे है ससुर जी। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। अच्छा, तो यहाँ भीड़ क्यों नहीं लगती है आपसे इलाज कराने वालों की? दिन भर तो मक्खियां मारते रहते हैं आप। कमाई कहाँ है वैद्यगिरी में? हरिओम। क्या हरिओम? आपकी जो भी कमाई होती है उस लगान वसूली से होती है। गाँव वाले तो सारे इलाज के लिए उस फकीर के पास जाते हैं और शहर के लोग अंग्रेजी डॉक्टरों के पास। अब किसी में भी धैर्य नहीं रहा कि आपके औषधियों के असर होने का इंतजार करे। सबको तुरंत इलाज चाहिए ससुर जी, अंग्रेजी दवा चाहिए सबको। ऐसा तू सोचती है बहू, अंग्रेजी दवा कभी भी आयुर्वेद का महत्व कम नहीं कर सकती। इसलिए हमारा प्रहलाद क्या हो अपने गरीब दोस्तों को खाना खिलाने? सरकार, सरकार। कैसा खेल? हरिओम। संभल के। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। आओ महादेव। महादेव मतलब वो निरीक्षण अधिकारी, और ये सबसे पहले फकीर से मिलने आया है। मतलब सरकार की तो छुट्टी हो गई समझो। आप जानते हैं मुझे, जबकि मैं कभी मिला नहीं आपसे।
हम सब पहले किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं मिल चुके हैं, बस कारण अलग अलग होते हैं। जैसे अभी। जी साईं, कुलकर्णी सरकार के बारे में पता करने के लिए भेजा है मुझे अंग्रेज सरकार ने। सोचा इसी बहाने आपके भी दर्शन हो जाएंगे। बहुत सुना है आपके बारे में, इसलिए अपनी पत्नी रोशनी और बेटे नीरज को भी साथ लाया हूं आपके दर्शन कराने। आपको तो सारे शिरडी का हाल पता रहता है, मेरी मदद कीजिए, मुझे कुलकर्णी सरकार के बारे में जानकारी दीजिए। कैसे इंसान है वो? मैं तो फकीर हूं महादेव, मेरे लिए तो सारे एक समान हैं, सब ईश्वर के बंदे हैं। कुलकर्णी सरकार के बारे में सही जानकारी तुम्हें गांव के लोगों से मिल सकती है, वही बताएंगे तुम्हें अपने मुखिया के बारे में। सही कहा साया आपने, मैं अभी शिरडी के लोगों से बात करके आता हूँ। इतनी जल्दी? अभी अभी तो आए हो। साईं, मुझे काम टालना पसंद नहीं है। ठीक है, तब तक रोशनी और नीरज को यहीं रहने दो, तुम्हारे आने तक ये यहीं आराम करेंगे। ठीक है साईं। बैठो। बहुत दुखी हो महादेव से? माई, दुख बांटने से कम होता है। तुम अपना दुख मुझे बता सकती हो? क्या बताऊं? कुछ बोलना भी खुद को अच्छा नहीं लगता। सच तो ये है कि इनके पास हमारे लिए महीनों से एक पल का भी समय नहीं है। हर वक्त काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। समझती हूँ काम करना बहुत जरूरी है। एक बेटे के लिए पिता की मौजूदगी भी जरूरी होती है, एक पत्नी के लिए पति का साथ होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले ही निभानी पड़ती, क्योंकि इनके पास तो समय ही नहीं है। ये हर वक्त सरकारी दौरे पे रहते हैं। माई, आज शनिवार का दिन है, हनुमान जी का दिन। हम तीनों शिरडी के मारुति मंदिर चलते हैं, वहां पूजा करेंगे। हो सकता है तुम्हारी पूजा से कुछ चमत्कार हो जाए और तुम्हारा दुख दूर हो जाए। किया ना, इसलिए काम से जल्दी छुट्टी ले ली। अब कुलकर्णी सरकार हमारे भले के लिए इतना सोच रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि उनका साथ दे। हाँ भाऊ, कुलकर्णी सरकार तो जैसे शिरडी के लिए आशीर्वाद बन के आए हैं, हमेशा शिरडी के उद्धार के बारे में ही सोचते हैं। तो आपको पता है कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। शिरडी के लिए उनके मन में जो प्रेम है ना, वो एकदम निस्वार्थ है। हमेशा हर किसी को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, और बदले में क्या चाहते हैं? हर कोई एकदम सुखी रहे। भाऊ, 4 केले दीजिए ना। ये लीजिए। शुक्रिया भाऊ। लगता है हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया और उसे शक तो नहीं हो गया। मैं हमेशा कम ही करता हूँ, और तुमने ही लगता ज्यादा अभिनय कर दिया। मुझे भी लग रहा था। तुम जाओ, चावड़ी जाओ, चलो। अब लग रखनी होगी। माई, मारुति मंत्र का जाप करके मंदिर को 101 परिक्रमा लगाओगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सच? करके तो देखो।
लेकिन इतनी धूप में बाद में कर लेना, शाम को आकर। नहीं, मैं अभी करूंगी। तुम यहीं साईं के साथ बैठो। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छा। मैं मेहनत कर रही हूँ, किसके लिए? हमारे परिवार के लिए ना। महादेव के साथ तुम्हारे भी ऐसे ही झगड़े होते हैं ना माई? बस उस वक्त तुम नीरज की जगह होती और महादेव तुम्हारी जगह। शिरडी जगह तो साफ सुथरी है, क्या इसका श्रेय कुलकर्णी सरकार को जाना चाहिए या यहाँ के लोगों को? जी सुनिए। नमस्कार। नमस्कार जी कहिए। मैं एक सरकारी अफसर हूँ, शिरडी का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है मुझे। मैं यहाँ के लोगों से समझना चाहता हूँ कि शिरडी में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार किया जा सकता है, सरकारी तंत्र की ओर से कैसी व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती। शिरडी साईं की भूमि है साहब, इसलिए यहाँ किसी का बुरा नहीं होता है। साईं को मैं भी मानता हूँ, लेकिन साईं सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो मुखिया हैं वो कैसा काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं या नहीं। अगर सरकार को पता चल गया कि मैंने उनकी बुराई की है तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। सरकार बहुत अच्छे है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा साहब, चलता हूं मैं। जिस तरह से इसने बोला, ऐसा लगा जैसे कुलकर्णी सरकार का नाम सुन के ये डर गया। लेकिन डरा तो क्यों, और डर के क्या इसने झूठ बोला, ये तो समझना पड़ेगा। माई, तुम्हारी मांगे गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने पति की मनस्थिति के बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने तुमसे कहा कि परिक्रमा करने से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी और तुम पूरे दिल से परिक्रमा करने लगे। तुम्हारा बेटा यहां बैठे बैठे ऊब रहा था, लेकिन तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम अपने परिवार के लिए मन्नत मांग रही थी। इसी तरह महादेव भी यही चाहता है कि तुम सबकी परेशानियां चली जाएं, और उसे उसका एक ही रास्ता पता है, अपने कर्म को ही अपना धर्म बनाकर पूरी लगन और ईमानदारी से काम करना, ताकि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके काम से खुश होकर उसे तरक्की दें, ऊंचा पद दें, ताकि उसे इतने सरकारी दौरों के लिए नहीं जाना पड़ेगा और वो तुम्हें और नीरज को समय दे पाएगा। इसलिए वो तुम्हें समय न देकर खुद कष्ट कर रहा है, ताकि कोई आर्थिक परेशानी भी नहीं हो, और मेहनत का फल जरूर मिलेगा माई। बस तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना है। अब बाकी परिक्रमा की जरूरत नहीं है, चलो, और चलते चलते सोचो कि मैंने क्या कहा है। आओ। उस फकीर के अंध भक्तों को नहीं बुलाया, वरना वो जरूर कोई अड़ंगा डालते।
हरिओम हरिओम। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, मैंने आपको इसलिए यहां बुलाया है आज ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं। ये देखिए, देखिए ये शिरडी गांव का नक्शा है। पूरा शिरडी गांव है इसमें। शिरडी गांव का नक्शा नहीं है ये, केवल ये मेरा सपना है, सपना। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शिरडी गांव में मैं क्या क्या बदलाव लाना चाहता हूं। आज शिरडी का हर किसान अपने खेती के लिए मेरे कुएं से पानी लेता है, लेकिन मैं चाहता हूं गांव के पास जो एक नदी है वहां से एक नहर बनवाऊं ताकि वो पानी हर किसान के खेत तक पहुंच जाए। दूसरी प्राथमिकता ये है, मैं शिरडी में एक बड़ी पाठशाला बनवाना चाहता हूं। शिक्षा के संसाधनों की कोई कमी ना हो, विद्या हर बच्चे को प्राप्त हो। शिक्षित समाज ही विकसित समाज होता है। वाह, हरिओम 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 हरिओम। किसी का कोई प्रश्न या सुझाव? सरकार, ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन कहीं ये सब बनवाने के लिए हमें और लगान तो नहीं देना होगा? कंगाल तो नहीं हो जाएंगे हम सब? कैसी बात कर रहे हो तुम हरिओम? अरे नहीं नहीं, किसी को भी एक पैसा भी देना नहीं पड़ेगा हरिओम। पालिका का सदस्य जब मैं बन जाऊंगा तब अंग्रेज सरकार मुझे जो पैसे देगी उससे ये सब कार्य होगा। और उसे कहां कहां निवेश करना है उसकी योजना तो बनानी पड़ेगी ना, आप लोगों की सहमति से हरिओम। जैसे आप लोग जानते हैं कि शिरडी में हमने इससे पहले एक फैक्ट्री खुलवाई थी जो आज शिरडी के आधे से अधिक युवाओं के आजीवन का माध्यम बन चुकी है। वैसे ही हम शिरडी के किसानों के लिए अत्याधुनिक उपकरण लाएंगे, उच्च कोटि के खाद मंगवाएंगे, और इतना ही नहीं, अंग्रेज सरकार से विचार विनिमय करके 1 साल के अंदर मैं शिरडी में बिजली लाऊंगा, बिजली, ताकि किसी भी गांव वाले को अंधेरे में रहना ना पड़े। इसके बारे में मैंने माननीय राज्यपाल महोदय से चर्चा भी की है। मेरे इस विचार से वो बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, विश्वास नहीं हो रहा है? ये देखिए, उन्होंने पत्र दिया है। हाँ, इस पत्र में उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस बात की सराहना की है और पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है। विश्वास नहीं हो रहा है? हाँ, देखो। ये तो सच है सरकार। सरकार, क्या शिरडी के हर घर में बिजली सच में आएगी? आंखें खुली की खुली रह गई ना, विश्वास नहीं हो रहा है ना? हाँ? अरे जब बिजली आएगी तब क्या होगा हरिओम? ये देखिए, ये नगर से बुलाए ठेकेदार और अभियंता है। आज से ही ये काम आरंभ करेंगे शिरडी में। आपके सामने इन्हें मैं पेशगी देना चाहता हूं। प्लीज। जी।
माफ कीजिए, आप कौन? दरअसल यहाँ पे गांव वालों की बैठक चल रही है, किसी बाहर वाले को यहाँ आना मना है। तो आप? मैं महादेव हूँ। अंग्रेज सरकार ने मुझे यहाँ शिरडी में निरीक्षण करने के लिए भेजा है, ये पता लगाने कि आप गांव वालों के लिए कितना और क्या काम करते हैं, ताकि मेरी रिपोर्ट के आधार पर वो ये तय कर सके कि आपको नगर पालिका की सदस्यता मिलनी चाहिए या नहीं। हरिओम हरिओम। महादेव जी, मैं कुछ नहीं करता, वो करवाता है ईश्वर। सच मानिए, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं लोगों के काम आ सकूं, बस वही हो रहा है। मेरा कुछ नहीं है, सब वो करवा रहा है बस। कुलकर्णी सरकार बहुत दयावान है, हमेशा गांव के भले के लिए भाग दौड़ करते रहते हैं। मेरा बेटा वहाँ पढ़ने जाता है, सरकार का पोता प्रहलाद वो पढ़ाता है बच्चों को, और सारे बच्चे जो है उससे बहुत खुश हैं। पोता कैसे नहीं करेगा लोगों की मदद, जब सरकार और सरकार के सुपुत्र केशव बाबू खुद लोगों की मदद में दिन रात लगे रहते हैं और हर मुसीबत में साथ खड़े रहते हैं। और सरकार तो लोगों के दुखों में अपना पैसा तो पानी की तरह बहा देते हैं। ये तो मानना पड़ेगा सरकार कि पूरे शिरडी में आपकी खूब तारीफ सुनी है। बस कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। हम सब में कोई तो कमियां होती हैं, लेकिन आपकी कोई भी कमी अभी तक मेरे सामने कैसे नहीं आई। लेकिन जाने दीजिए, मैं अपनी रिपोर्ट अंग्रेजी हुकूमत को जमा कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं अंग्रेजी हुकूमत क्या फैसला करती है। जी। इसका अर्थ हुआ कि अभी भी पूरा काम नहीं हुआ है, इसके मन में कहीं ना कहीं शंका है।